अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आई होप सो यू आर वेरी फाइन। आज स्टूडेंट्स जो आप लोगों से लेक्चर्स जो डिलीवर करने जा रहा हूँ वो है अबाउट द एग्जामिनेशन। जो अभी नाइन्थ क्लास के एग्ज़ाम चल रहे हैं और 3 से 4 दिनों बाद फिज़िक्स का पेपर है। तो आज मैं आपसे एक ऐसी लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करूँगा कि जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है। और अगर आप इन क्वेश्चंस को जो अभी आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, इस वीडियो के 3 पार्ट होंगे। लेक्चर सीरीज़ में 3 लेक्चर्स होंगे। जिस बंदे ने वो तीनों लेक्चर्स कंप्लीट सुन लिए, इंशाल्लाह वो पेपर में 50+ स्कोर इजीली कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर जिस पैटर्न के साथ आपसे डिस्कशन करूँगा उसमें सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। 3 चैप्टर्स को मैं डिवाइड करूँगा शॉर्ट क्वेश्चंस पे। अभी मैं फर्स्ट 3 चैप्टर्स इस वीडियो में डिस्कस करूँगा और कोशिश करूँगा कि क्वेश्चंस और बड़े शॉर्ट अंदाज में उनको आपके सामने एक्सप्लेन करूँ। और आखिरी जो तीसरी वीडियो होगी उसमें आपके साथ एक पेपर पैटर्न भी शेयर किया जाएगा, जिसमें स्कीम होगी कि आपने लॉन्ग कौन कौन से चैप्टर से के तैयार करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा चैप्टर जो है, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे कर देता हूँ। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है यूनिट के इंटरनेशनल सिस्टम से क्या मुराद है। डिफाइन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को शॉर्ट ज़बान में एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहा जाता है। आपको पता है कि एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम जिसको वर्ल्ड वाइड माना जाता है और दुनिया में 1960 में पेरिस में मुनक्कद होने वाली एक तकरीब में ये सिस्टम सेट किया गया था, जिसको एसआई सिस्टम कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ड्राइव यूनिट से क्या मुराद है, या माहूज यूनिट्स की तारीफ करें और मिसालें दें। तो ये आपने अच्छे से तारीफ याद कर लेनी है। बेस क्वांटिटीज़, ड्राइव क्वांटिटीज़, बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स, ये 4 जो डेफिनेशंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ इनके आपने डेफिनेशंस भी याद करनी है और एग्जांपल्स भी याद करनी है। फिर इसके बाद इसी टॉपिक में जो यूनिट्स हैं, जो बेस यूनिट्स हैं वो 7 हैं। उनके आपने नाम अच्छे से याद कर लेने हैं, जिसमें बेस यूनिट में किलो, यानी कि पहले बेस क्वांटिटीज़ को डिस्कस कर लें। 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं और उनके आगे 7 यूनिट्स हैं। तो ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये डेफिनेशंस आपने अच्छे से याद करनी है। बेस क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, और ऐसे ही ड्राइव क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, ये आपने दोनों चीज़ें। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि देर आर 7 बेस क्वांटिटीज इन द एग्जिस्टेंस। 7 बेस क्वांटिटीज टोटल हैं और उनके 7 ही बेस यूनिट्स हैं। अब कौन कौन सी है? लेंथ, mass, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं। ये आपने इनकी तादाद भी याद रखनी है और साथ ही साथ इनके यूनिट्स भी आपने याद रखने हैं विद देयर नेम्स। इनके नाम के साथ साथ इनके यूनिट्स आपने याद रखने हैं। तो देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हवाले से भी। उसके बाद लीस्ट काउंट की तारीफ करें। डिफाइन लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है स्टूडेंट्स? लीस्ट काउंट से मुराद किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से ली जाने वाली जो मिनिमम मेजरमेंट है उसको लीस्ट काउंट कहा जाता है। यानी किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो आप मिनिमम मेजरमेंट ले सकते हैं उसको लीस्ट काउंट कहते हैं। लीस्ट काउंट के बाद ट्रांसलेटरी मोशन और लीनियर मोशन की तारीफ करें। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है और लीनियर मोशन क्या होती है, इनकी आपने तारीफ करनी है और ये आपको बुक से इजीली मिल जाएगी। एक ऐसी मोशन जो एक लाइन में होती है उसको ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं, और यानी कि जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मोशन उसको ट्रांसलेटरी कहते हैं, और जो एक लाइन के अलोंग हो उसको लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। फिर रेस्ट और मोशन की तारीफ करें। ये दूसरे चैप्टर के क्वेश्चंस भी साथ स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन मैं अभी ये फर्स्ट चैप्टर से डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। अब फर्स्ट चैप्टर में जो और मजीद क्वेश्चन है, फिजिक्स की तारीफ करें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन फिजिक्स, फिजिक्स की डेफिनेशन। फिर इसकी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स आपने अच्छे से याद कर लेनी है। उसमें आपको कई तरह से सवाल आ सकता है, जैसे कोई भी 2 ब्रांचेस के दरमियान वो डिफरेंशिएट पूछ सकता है,
कि एटॉमिक एंड जियोफिज़िक्स के दरमियान डिफरेंशिएट करें, या इलेक्ट्रिक और एटॉमिक फिज़िक्स के दरमियान डिफरेंशिएट करें, या मैकेनिक्स और वेव एंड ऑप्टिक्स के दरमियान जो आपने डिफरेंशिएट करना है. तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच मे बी अराइज इन दिस टॉपिक ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में. फिर स्टूडेंट्स उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आया वो एटॉमिक और प्लाज्मा फिजिक्स के दरमियान डिफरेंशिएट करने का आया हुआ है. उसके बाद आपने इनकी तारीफ़ें अच्छे से याद कर लेनी है. फिर अब यहाँ पे मैंने बेस और ड्राइव क्वांटिटीज़ की बात की, लेकिन इससे पहले एक फिजिकल क्वांटिटी का टॉपिक है, इसकी आपने डेफिनेशन याद रखनी है. और यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़. दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. फर्स्ट इज यूनिट एंड मैग्नीट्यूड. तो ये आपने याद रखनी है कि फिजिकल क्वांटिटी दो चीज़ों से मिलकर बनती है, यूनिट और मैग्नीट्यूड से. फिर उसके बाद यही सारे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं. प्रीफिक्सेस पे आ जाए. प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन आपने याद करनी है. प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? वो फिक्स क्वांटिटीज़ के जो किसी भी फिक्स यूनिट से पहले, वो सिंबल्स, प्रीफिक्सेस बेसिकली वो सिंबल्स होती हैं जो किसी फिक्स यूनिट से पहले यूज़ होती हैं. उस फिक्स यूनिट की मकदार को बहुत ज़्यादा या बहुत कम करने के लिए उसको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अगला टॉपिक है प्रीफिक्सेस की मदद से, यानी कि इसमें कुछ एग्जांपल्स भी है प्रीफिक्सेस की, वो भी आपने देख लेनी है. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स साइंटिफिक नोटेशन से क्या मुराद है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक. साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन आपने याद करनी है. यानी कि साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा मेथड है कि जिसकी मदद से आप बहुत बड़ी या बहुत छोटी मकदारों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं. फिर उसके बाद कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, वो भी देख लीजिएगा. फिर ये जो मैंने लीस्ट काउंट आपको आगे बताया, इसका दूसरा नाम वर्नियर कांस्टेंट भी आपको पूछ सकता है. उसमें भी आप यही डेफिनेशन लिखेंगे, लेकिन इन द सेंस ऑफ वर्नियर कैलिपर. फिर जीरो एरर क्या होता है, इसी टॉपिक में से जीरो एरर और जीरो करेक्शन, इसकी आपने डेफिनेशन देख लेनी है. जीरो एरर और जीरो करेक्शन क्या होता है ये आपने देख लेनी है स्टूडेंट्स. ये फर्स्ट चैप्टर में से अभी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ. अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेंगे तो फर्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह, अगर भी इनके अलावा सवाल आएगा भी तो आप चॉइस में छोड़ सकते हैं. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बहुत अच्छे से कर लीजिए. मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ यही करें, लेकिन ये क्वेश्चन एटलीस्ट आपको इतने अच्छे से आते हों कि ये आपको कभी ना भूलें. फिर उसके बाद देखिए, सक्रिय गेज से की जाने वाली पैमाइश वर्नियर कैलिपर की निस्बत इंतहाई दुरुस्त क्यों समझी जाती है. एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है कि जब आप स्क्रू गेज से पैमाइश लेते हैं वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा एक्यूरेट क्यों होती है. वाई द मेजरमेंट फ्रॉम स्क्रू गेज इज मोर एक्यूरेट देन द वर्नियर कैलिपर. तो स्टूडेंट्स इसमें आप क्या लिखेंगे, बिकॉज लीस्ट काउंट इज लेस देन द, बिकॉज लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज लेस देन द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर. सिंपल सी रीजन कि किसी भी आले का जितना लीस्ट काउंट कम होता है वो उतनी ही एक्यूरेट मेजरमेंट ले सकता है. इसके आगे आप ये लिख लीजिएगा. फिर उसके बाद स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट से क्या मुराद है. जैसे वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट को वर्नियर कांस्टेंट कहते हैं, इस तरह स्क्रू गेज के भी लीस्ट काउंट से क्या मुराद है, वो भी डेफिनेशन स्क्रू गेज वाले टॉपिक में आपको मिल जाएगी. फिर किसी बेढंगे ठोस जिस्म के वॉल्यूम की नुमाइश करें. ये क्वेश्चन, ये बेसिकली एक टॉपिक है कि इर्रेगुलर शेप सॉलिड का वॉल्यूम कैसे मेजर किया जा सकता है. तो इर्रेगुलर शेप का सॉलिड होता है, उसको आप किसी लिक्विड में डिप करते हैं और उस लिक्विड में उबार जितना ऊपर आता है लिक्विड, उसका डिफरेंस मेजर करके आप उसको मेजर कर सकते हैं. फिर उसके बाद पैमाइशी सिलेंडर की तारीफ कीजिए. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये मेजरिंग सिलेंडर्स की आपने तारीफ करनी है कि ये एक ऐसा मेजरिंग सिलेंडर एक ऐसा डिवाइस है कि जिसमें आप चीज़ों का वॉल्यूम मेजर करते हैं. फिर उसके बाद जी इसका इस्तेमाल क्या है, इसका इस्तेमाल चीज़ों का वॉल्यूम मेजर करना होता है. फिर पैमाइश में अहम हिस्से से मालूम करने के दो क्वाइद तहरीर कीजिए. तो आपने अहम हिस्से मालूम करने के जो क्वाइद हैं, यानी कि रूल्स टू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो 5-6 रूल्स आपकी बुक में हैं, उसमें से कोई भी दो वो कह रहा है. शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह का भी बन जाता होता है. फिर अहम हिस्सों से क्या मुराद है, डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स या व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स. और कोई भी आपको एक सिग्निफिकेंट फिगर देगा, जैसे लेट्स सपोज यहाँ कुछ मैं लिखता हूँ हिंसे 0.030. इसमें आप बताएं, ये MCQs के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसमें 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ज़ीरो आप देख सकते हैं कि अगर दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान हो, बेसिकली होता क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स में, शॉर्ट का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको कि हमेशा नॉन ज़ीरो डिजिट जो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, और अगर ज़ीरो नॉन ज़ीरो के दरमियान में आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट होता है। जैसे इसमें ज़ीरो इन दोनों के दरमियान आ रहा है तो ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट है। जो लास्ट वाला ज़ीरो होता है इसमें डाउट होता है, ये जो पॉइंट के बाद राइट साइड पर ज़ीरो होता है, पॉइंट से पहले जो लेफ्ट साइड पर ज़ीरो हो वो हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट ही होता है, राइट साइड वाले का डाउट होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि लास्ट वाला क्लियर नहीं है। वो आपको जब तक ये नहीं पता चलेगा ये किस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से डिवाइस ली गई है, ये मेजरमेंट ली गई है, तब तक आप इसको नहीं बता सकते। तो ये था आपके फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप सेकंड चैप्टर की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। तो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जो सेकंड चैप्टर है इसका जो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके पास रेस्ट और मोशन के दरमियान डिफरेंस है। रेस्ट की डेफिनेशन आपने करनी है और मोशन की डेफिनेशन बहुत अच्छे से कर लेनी है। फिर उसके बाद लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन से क्या मुराद है। लीनियर और सर्कुलर मोशन, ये आपने दोनों डेफिनेशंस अच्छे से कर लेनी है कि लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन क्या होती है। फिर उसके बाद ट्रांसलेटरी मोशन की तारीफ करें, ये पहले भी सवाल में लिखवा चुका हूँ। रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन के दरमियान डिफरेंस, रोटेटरी और वाइब्रेटरी मोशन के दरमियान आपने डिफ्रेंशिएट करना है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स स्केलर और वेक्टर मकदारों के दरमियान फ़र्क, यानी कि स्केलर मकदारें कौन सी होती हैं, कि ऐसी मकदार जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मेजर किया जाता है, और वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी बताया जाता है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद आ जाए वेक्टर मकदारों को ग्राफिकली कैसे जाहिर किया जाता है, हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर्स इन अ ग्राफ, या हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर्स ग्राफिकली। तो वेक्टर्स को ग्राफिकली एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, वेक्टर्स इन अ ग्राफ। तो जब ग्राफिकली की बात आती है तो ग्राफिकली का मतलब होता है पिक्चर बनाना, किसी भी चीज़ की पिक्चराइजेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी किसी चीज़ की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करने का मतलब होता है ग्राफ बनाना। तो वेक्टर का जब पिक्चर बनाएंगे तो जितनी उस पिक्चर की लेंथ होगी वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, और जिस तरफ एरो बता रहा होगा, जैसे ये एक वेक्टर है, इसकी ये जितनी लेंथ है ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और ये जो एरो जिस तरफ जा रहा है ये इसकी डायरेक्शन है। तो ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकली। तो उसके बाद वेक्टर मकदारों की जमा और तफरीक मकदारों, यानी कि वेक्टर्स मकदारें जो होती हैं, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है कि वेक्टर मकदारों को आम मैथमेटिकली ऑपरेशंस हम इस पे लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। जैसे देखें हम सिंपल सा काम करते हैं 2 + 2 = 4, लेकिन अगर मेरे पास वेक्टर क्वांटिटीज हो तो वेक्टर क्वांटिटीज को मैं ये सिंपल एडिशन नहीं लगा सकता वेक्टर क्वांटिटीज पे, ना सिंपल सब्सट्रैक्शन लगा सकता हूँ, ना वेक्टर क्वांटिटी को मैं सिंपली ऐड कर सकता हूँ, ना सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, ना मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इनके लिए स्पेशल रूल्स होते हैं। जैसे ऐड करने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसको हेड टेल रूल कहते हैं। तो इस तरह से क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होते हैं, तो उसको हम आम मैथमेटिकल ऑपरेशंस एज इज यूज नहीं कर सकते। फिर उसके बाद देखिए जी वेक्टर्स की इजहार के 2 तरीके लिखिए। तो वेक्टर के इजहार के बहुत सारे तरीके हैं। मेथड्स टू रिप्रेजेंट वेक्टर्स, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का जो पहला मेथड है वो ये है कि आप बोल्ड करके लिख देते हैं वेक्टर को। किसी भी क्वांटिटी को अगर वेक्टर जाहिर करना हो तो उसको बोल्ड करके लिख दें या उसके ऊपर एक एरो बना दें। तो ये 2 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के मेथड होंगे। फिर उसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताना है आपने। तो स्टूडेंट्स उसके बाद देखिए जी स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान फ़र्क बताएं। स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान डिफरेंस बताएं कि स्पीड सिंपल जो है आपके पास स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिर उसके बाद क्या कांस्टेंट स्पीड से हरकत करने वाला जिस्म में एक्सेलरेशन हो सकता है, कि अगर कोई जिस्म जो है वो कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन हो सकता है।
बिल्कुल एक्सेलरेशन हो सकता है जी अगर कोई चीज़ कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही है लेकिन वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। तो देखें एक्सेलरेशन कब आने, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को एक्सेलरेशन नहीं कहते। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब है कि स्पीड में चेंज आए चाहे डायरेक्शन में चेंज आए, दोनों सूरतों में एक्सेलरेशन पैदा हो सकता है। यानी कि एक चीज़ सेम स्पीड से जा रही है लेकिन अपनी डायरेक्शन बदल रही है, तो डायरेक्शन बदलने की वजह से भी एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये इसकी रीज़न है। फिर किसी जिस्म की पोजीशन मिसाल देकर बयान करें, यानी कि इसमें आपने बताना है कि किसी भी जिस्म की जो पोजीशन है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के एतबार से, जैसे ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे आपने एक जगह की पोजीशन बतानी है, जैसे स्कूल है और इसको आप होम के साथ बता रहे हैं, तो स्टूडेंट्स एक एरो बनाएंगे इस होम से लेके स्कूल तक का, और ये जो एरो की जितनी लेंथ होगी वो इनका डिस्टेंस होगा, और जो इसका एरो होगा यानी कि जो इसका हेड होगा वो डायरेक्शन इसकी बता रहा होगा कि किस सिमत में कितना सफ़र करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे। ये बेसिकली वेक्टर को ग्राफिकली आप एक्सप्लेन करते हैं पोजीशन बताने के लिए। फिर उसके बाद एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, एक प्लेयर है 12 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ मुकम्मल करता है, इसकी औसत स्पीड बताएं। तो स्पीड अगर आप